हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज जो न्यूज में रही हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम मेजरली 3 स्पीसीज की बात करने वाले हैं। देख सकते हैं आप, इमेजेस हैं वो आपके सामने एकदम स्क्रीन पे एकदम क्लियरली दिखाई दे रही है। एक तो हम बात करने वाले हैं एलिफेंट्स के बारे में, एक हम बात करने वाले हैं व्हेल की, एक ऐसी स्पीसी जो बहुत ही कम देखने को मिलती है, और एक हम बात करने वाले प्लांट की एक स्पीसी की जिसकी रिसेंट डिस्कवरी की है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के। तो ये हमारा वीडियो मोटा मोटा इन 3 पॉइंट्स के आसपास में रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जी, यूपीएससी फाउंडेशन बैचेस पे इंडिपेंडेंस डे को लेकर के ऑफर चल रहे हैं। और सीधी बात है, वो जो हमारे बैचेस हैं उसमें आप संकल्प इंग्लिश हिंदी, प्रहार इंग्लिश हिंदी और टाइटन, इन सब पे डिस्काउंट देख सकते हैं। और ये आप अभी भी फैसिलिटेट या अवेल कर सकते हैं, देख सकते हैं इस बात को। ठीक है, सृजन मेंस की बात करें तो उसमें भी हमारे जो बैचेस चल रहे हैं 2024 की मेंस के लिए, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस और सारी जो गाइडेंस है वो सारी दी जा रही है, उसमें भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में देख सकते हैं अच्छा खासा डिस्काउंटेड रेट पे आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है। इसके अलावा यूपीएससी के ऑप्शनल बैचेस की बात करें तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में हमारे पास में बैचेस अवेलेबल हैं, जिनमें आप देख सकते हैं ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, मैथमेटिक्स। ये तो सारी चली गई आपकी मोटी बात करें इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो इतिहास, हिंदी साहित्य, भूगोल, समाजशास्त्र और पीएसआईआर हिंदी, इनकी बात करें तो ये भी आपके पास में अवेलेबल है हिंदी मीडियम में। और रेट क्या है? 8,000। भाई सीधी बात है, ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी के लिए अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी, मुझे मेरी तैयारी खुद से करनी है बट एक गाइडेंस मिल जाए, कुछ कमियां रह जाए तो उनको मैं रेक्टिफाई कर लूं, तो आईडीएमपी प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन 16,500, ऑनलाइन 11,000। राइट, चलो फिर प्रारंभ बैच की बात करें तो प्रारंभ 2027 के लिए आप जाना चाहते हो, 33,000 में ये कोर्स अवेल कराया जा रहा है आपको। ठीक है, प्रारंभ के साथ साथ में आप बीए डिग्री भी करना चाहते हैं, भाई सीधी बात है, ग्रेजुएशन भी हो जाए, तैयारी भी अच्छी हो जाए, पता पड़े कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने क्रैक कर लिया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका टारगेट लेकर के चल रहे हो तो आप ये वाला यूपीएससी प्रारंभ 2027 प्लस बीए डिग्री प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं 67,000 की रेट पे। ये डिस्काउंटेड रेट्स हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी की बात करें तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हमारे पास में बैचेस हैं, जिसमें फाउंडेशन बैचेस इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। रेट आपकी वही दोनों की 3,000 रुपए। सो मोटी बात करें तो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आप अपनी तैयारी को एक अच्छा पुश दे सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे मेन कंटेंट की तरफ। देखो, पहले हम बात करते हैं एलिफेंट्स की। देखो, एलिफेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है, और देखा जाए तो ये लार्जेस्ट मैमल है, जो धरती पे पाए जाने वाले मैमल्स है ना उनमें सबसे बड़ी साइज का है। राइट, और मोटी बात करें तो हमारे देश के अंदर, हमारे देश में इंडिया में ये जो एशियन एलिफेंट्स है ना, इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि नेशनल हेरिटेज एनिमल का भी टैग हमने एलिफेंट को दे रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में एलिफेंट को हम कैसे मिस कर सकते हैं? सवाल यह है कि अभी कैसे न्यूज में आया, क्या इसकी वजह रही? तो देखो, इसका मेन कारण है कि 12 अगस्त का दिन जो था उसको वर्ल्ड एलिफेंट डे के तौर पे ऑब्जर्व किया गया। इसमें मेन चीज होती है कि दुनिया में जहां जहां पर भी एलिफेंट्स रोम करते हैं, रहते हैं, वहां के लोगों के मन में एलिफेंट्स को लेकर के एक सहानुभूति वाली जो भावना है वो डेवलप की जा सके। तो मेजरली आपको एशिया और अफ्रीका में देखने को मिलेंगे एलिफेंट्स। तो वहां पर इन एलिफेंट्स की पोचिंग होती है, इनका रहने का जो एरिया है, हैबिटाट है, उसको बहुत बुरे तरीके से डैमेज किया जा रहा है। तो उसकी कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए ये डे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम इंडियन एलिफेंट की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस। नाम याद रख लेना, यूनिक है अपने आप में और छोटा भी है, याद भी हो जाएगा। ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें जहां हमारा देश लोकेटेड है, तो ये लैंड मैमल्स में सबसे बड़ी साइज का मैमल है, और हमारे देश के लिए नेशनल हेरिटेज एनिमल का टैग भी लेके चलता है। फिर बात आती है कि हमारे देश में अगर एशियन एलिफेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा है, तो सवाल ये आता है कि हमारे देश में फिर किस स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इस एलिफेंट की? तो देखा जाए तो कर्नाटका में नंबर 1, असम में नंबर 2, केरल नंबर 3, तमिलनाडु, देन ओडिशा। ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट में डाल दे
कि भाई असम जो है वो हाईएस्ट एनिमल की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को रिटेन करता है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा ना स्टेटमेंट। तो ये छोटी छोटी चीजें ही हमें ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा देखा जाए तो एलिफेंट्स की जब बात आए तो इनका एक सोशल स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब कि वो किस तरीके से ग्रुप में रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। जैसे हमने लेपर्ड्स की बात की तो मोटा मोटा अकेला रहना पसंद करते हैं, बट यहां पर सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका एक पूरा एक बेड़ा होता है, हर्ड जिसको बोल सकते हैं, जिसमें आपको 5 से 7 एलिफेंट्स की पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। 5 से 7, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, उस 5 से 7 वाले ग्रुप में जो लीडर है वो फीमेल होती है, मैट्रियार्की इनके सिस्टम में रहती है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो मेल्स की अगर बात की जाए तो मेल जनरली अकेला रहना पसंद करते हैं, सॉलिटेयर होता है, सेपरेट रहते हैं। बहुत कम इनका इंटरेक्शन होता है, जब भी मीटिंग का टाइम होता है उस टाइम पे भले ही ये आ जाए। बाकी मोर और लेस आपको मेल एलिफेंट्स अकेले घूमते फिरते मिलेंगे, और छोटे छोटे झुंडों में ये मिलेंगे तो उसको लीड किया जाएगा फीमेल के द्वारा। ये है इनका सोशल स्ट्रक्चर। और इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, एक रास्ते से अगर निकल जाते तो कई सालों तक इनके दिमाग में रहता है कि इधर से हम निकले थे, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एलिफेंट्स की बहुत सारी स्पीसीज है, उनमें मेजर हम 4 स्पीसीज की बात करें, बहुत सारी का मतलब 4 ही है मेन, उनकी बात करें तो उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंडियन, सुमात्रन, सवाना, बुश और फॉरेस्ट, इस तरीके से। अब इनको भी इंडियन में भी, इंडिया का मतलब एशिया में मिलेगा, राइट। सुमात्रा मतलब एशिया, सवाना और फॉरेस्ट की इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दोनों अफ्रीकन रीजन में मिलने वाले हैं। तो हमारे लिए इंडियन है, इंडियन का थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इंडियन जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है, ठीक है। इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में नहीं है। और साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल फर्स्ट, इसका मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसको दी हुई है। मिलेगा कहां पे, घने जंगलों में। हमारे जो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट हैं, जहां पर बहुत पेड़ की पत्तियों की साइज अच्छी खासी मिलती है। इसके अलावा ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ मॉइस्ट फॉरेस्ट, जहां पे नमी रहती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वहां पर, ड्राई फॉरेस्ट में भी और ग्रासलैंड एरिया में। इसका मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्स रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। तभी आप देखो कि नॉर्थ ईस्ट में भी आपको एलिफेंट्स देखने को मिल जाते हैं, है ना। उसके अलावा ईस्ट एंड सेंट्रल की बात कर लो, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर एक रीजन में एलिफेंट्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिल जाती है। तो ये डाइवर्स हैबिटाट है, तभी तो पॉसिबिलिटी है। सुमात्रन एलिफेंट्स की हम बात करें तो देखो जी, ये क्रिटिकली आप कह सकते हो इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाले हुए हैं, तो ये थोड़ा सा और ज्यादा कंसर्निंग बात है। सुमात्रा, सुमात्रा का मतलब आप समझ गए ना, इंडोनेशिया वाला रीजन आ गया। तो वहां पर तो हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे और मॉइस्ट फॉरेस्ट मिलेंगे, क्योंकि रेनफॉल अच्छा खासा रहता है इक्वेटर के आसपास में, राइट। तो ऐसे में इस वाले एरिया में आपको सुमात्रन। फिर आ जाओ सवाना बुश की बात करें तो ये देखो सब सहारन रीजन, इसका मतलब सहारा डेजर्ट आपको पता है कि अफ्रीका के नॉर्दर्न रीजन में मेनली लोकेटेड है। और उसके बाद में जो सेंट्रल अफ्रीका वाला रीजन आ गया, ठीक है, जो नॉर्दर्न अफ्रीका से जस्ट साउथ की तरफ वाला, वहां पर आपको मेजरली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फॉरेस्ट में पाए जाने वाला जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अच्छा, सवाना में पाए जाने वाला एंडेंजर्ड ही है, समझ गए। और फॉरेस्ट में पाए जाने वाला जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बहुत ही घने जंगलों में मिलेगा, जो एकदम इक्वेटर के आसपास में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रख लेना है कि एलिफेंट की टोटल 4 स्पीसीज हैं, उन 4 में से 2 तो एंडेंजर्ड हैं, 2 क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हमारे यहां पर पाए जाते हैं एंडेंजर्ड कैटेगरी वाले, ठीक है। एलिफेंट को अगर देखें तो ये कीस्टोन स्पीसी होती है, दैट मींस इनको इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है जिसके चलते पूरा एक हैबिटाट कंजर्व हो जाता है, और वहां पर रहने वाले दूसरे फ्लोरा एंड फोना को भी कहीं ना कहीं एक सेफ्टी सिक्योरिटी का इंश्योर हो जाता है कि हाँ जी उनको भी खतरा ना हो। इसके अलावा एशियन एलिफेंट्स की मैंने बात की तो उन वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स उनकी संख्या इंडिया में सबसे ज्यादा है, अगर हम एशिया की बात करें। ध्यान रख लेना भाई इस बात का। थ्रेट्स की बात करें, इनको खतरा क्या है, देखो खतरे में बातें बातें में बहुत सारी चीजें तो मैं बता चुका हूं। इनमें सबसे पहला खतरा है कि इनका हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन, दैट मींस एक बहुत बड़े स्ट्रेच में एलिफेंट्स अगर घूमते फिरते हैं, रोम करते हैं, रहते हैं, वहां पर अगर डेवलपमेंट के नाम पर कभी रेलवे लाइन डाल दी, कभी रोड बना दी, तो ऐसे में वो एक जो पूरा कंटिन्यूअस एक पूरा एरिया होता है सिंगल स्ट्रेच में, उसमें ब्रेक आ जाता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी,
फिर जब ब्रेक ला दिए आपने, बीच में रोड रेल ये बना दी, तो सीधी बात है वहां पर एलिफेंट्स तो अपनी मेमोरी को याद रखते हुए रोम करेंगे, आएंगे जाएंगे, बट बीच में अगर रोड पे साधन या रेल आ गए तो सीधी बात है वहां पर एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते एलिफेंट्स को स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तीसरा इनके लिए खतरा है कि इनके जो दांत होते हैं ना, ये वाले दांत, टस्क, जो काटने के बाद इनको आइवरी बोल दिया जाता है, इनके लिए इनकी बहुत ज्यादा हंटिंग देखने को मिलती है, तो ये भी इनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आता है, वो आता है कि जिन एलिफेंट्स को कैप्टिविटी में रखा जा रहा है ना, हाथी गांव जैसे अगर कोई डेवलपमेंट कर रखे हैं, जैसे मैं आपको राजस्थान में बताऊं तो हाथी गांव करके एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड एरिया है जहां पर एलिफेंट्स को रखा जाता है टूरिस्ट के हिसाब से, और उनकी तबीयत खराब हो, बीमार हो तो उनको मेंटेन करने के हिसाब से। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एलिफेंट्स के साथ में मिसट्रीटमेंट देखा जाता है, उनका सही से ध्यान नहीं रखा जाता, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है क्यों एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को हमें कंजर्व करने की जरूरत है। तो ये 4 मेजर कारण हैं, मेजर खतरे हैं हाथियों की जनसंख्या के लिए। फिर बात करते हैं क्या हाथियों की जनसंख्या को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एफर्ट भी किए जा रहे हैं कि नहीं। देखो, भारत सरकार की तरफ से जो एफर्ट्स हैं उनमें एक तो गज सूचना ऐप 2022 में लॉन्च हुई, एक गज यात्रा 2017, हाथी मेरा साथी कैंपेन 2011 का, नेशनल एलिफेंट कॉरिडोर 2005 का, इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का। तो ये मेजर आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आधार पर हम हमारे देश में एलिफेंट्स की कंजर्वेशन के लिए एफर्टफुल रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमसे पूछा जाए कि हाँ भाई, वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो कोई एफर्ट किए जा रहे हैं एलिफेंट्स की पॉपुलेशन की कंजर्वेशन के लिए, तो देखो एक तो आपको माइक प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। माइक प्रोग्राम कब हुआ? 2003 में स्टार्ट हुआ, जिसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, नाम से पता पड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा वर्ल्ड एलिफेंट डे, जो कि 12 अगस्त को इस साल मनाया गया है। तो ये क्या है? इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को कंजर्व करने से रिलेटेड। अब जैसा कि हमने देखा कि एलिफेंट्स की पॉपुलेशन के लिए खतरा क्या है, ये हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो एक ऑप्शन निकाला जाता है, वो क्या कि 2 एलिफेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम्स है ना, तो उनके बीच में अगर कोई लैंड स्ट्रेच डिफाइन हो जाए कि भाई इधर से केवल और केवल एलिफेंट्स के लिए या फिर वाइल्ड लाइफ के मूवमेंट के लिए हम स्पेस छोड़ेंगे, इधर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, तो ये एक सिंगल लैंड स्ट्रेच होगा जो 2 हैबिटाट्स को कनेक्ट कर देगा। इसको हम बोल देंगे एलिफेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिफेंट कॉरिडोर। आज हमारे देश में दिसंबर 2023 में, जहां तक मुझे ध्यान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अनाउंस किया गया था कि 150 के लगभग हमारे देश में एलिफेंट कॉरिडोर्स हो चुके हैं। अब आप देखो संख्या कितनी ज्यादा बढ़ी है, 2010 में केवल 88 थी और बढ़कर के 150 हो गई, तो मोटा मोटा 40% से ज्यादा की ग्रोथ देखी जा रही है। इसका मतलब ये कि एलिफेंट की प्रोटेक्शन के लिए सरकारें अपनी एक सीरियसनेस शो कर रही है, ठीक है। अब ये एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है ये आपको मैंने समझा ही दिया। इसके अलावा एलिफेंट कॉरिडोर डिक्लेयर कैसे होता है, इसका तरीका सिंपल सा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट, अब सीधी बात है जमीन है वो किसके हाथ में है? स्टेट्स के हाथ में है। तो स्टेट गवर्नमेंट तो क्या करेगी, अपनी तरफ से एक रिपोर्ट तैयार करेगी, रिपोर्ट जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से फाइनल रिपोर्ट पब्लिश करेगी कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये रीजन है एलिफेंट कॉरिडोर के तौर पर डिक्लेयर किए जाते हैं। क्योंकि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रेलवे, नेशनल हाईवे इनको डेवलप करने का भी तो देखने का रहता है, तो वो बैलेंस बना करके फाइनल रिपोर्ट देते हैं। तो फाइनल अप्रूवल आपका अगर आए एलिफेंट कॉरिडोर से रिलेटेड, तो इनिशिएटिव तो लिया गया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा, पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा, और फाइनल अप्रूवल, फाइनल लिस्ट आती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है ना, उसके द्वारा ये 150 वाली लिस्ट है फाइनल, अभी दिसंबर 2023 में रिलीज की गई थी। 88 से 150, राइट, टोटल 150 हो चुके हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे कि भाई स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सबसे ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर कहां पर है, तो हमें स्टेट वाइज याद रख लेना, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा 26, है ना। और वैसे अगर इंडिया को हम रीजन वाइज डिवाइड करें, है ना, क्षेत्र के हिसाब से, जैसे नॉर्थ, साउथ, ओके, इसके अलावा सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से अगर हम डिवाइड करें तो आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी एलिफेंट कॉरिडोर्स की जो प्रेजेंस है वो कहां पर दिखेगी, ईस्ट सेंट्रल इंडिया में, जहां पर 35% के लगभग आपके एलिफेंट कॉरिडोर्स दिखेंगे, और ईस्ट सेंट्रल का पार्टी आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ही आ जाता है ना। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के हिसाब, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां पर भी आपको एलिफेंट कॉरिडोर्स की प्रेजेंस दिख जाएगी, जो कि दूसरे नंबर पे आता है वो रीजन, नंबर्स की संख्या के हिसाब से, है ना। 35% आपको ईस्ट सेंट्रल में मिल रहा है, 32% नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, और तीसरे नंबर पे साउथ इंडिया जहां पर 21%, और सबसे कम आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे एलिफेंट कॉरिडोर्स, केवल 12%, ठीक है। तो ये हमें संख्या ध्यान रख लेनी है, ये थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस हमारे दिमाग में सेट रहना चाहिए, ठीक है जी। आ जाओ फिर नेक्स्ट देखते हैं, स्पेड टूथ व्हेल
देखो ये इस तरीके की आप कहोगे एक रॉड टाइप लंबी सी स्ट्रक्चर लिए हुए वेल जो है वो अभी ऑब्जर्वेशन में आई है, मतलब नजर पड़ी है भाई इस पे। इसका मतलब ये नहीं कि डिस्कवर हुई है ना, या फिर अभी पता पड़ा, इसके बारे में पहले से भी पता था, बट ये दिखती बहुत कम है। अब की बार कहां दिखी है? देखो हर बार अगर देखा जाए तो मोटा मोटा न्यूजीलैंड के आसपास में ही दिखाई देती है। एक बार हम न्यूजीलैंड का मैप देख लें। चलिए देखो, यहां पर ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वैसे देखा जाए तो कहां पर आता है, आपको ध्यान है ना, सदर्न हेमिस्फेयर में। और अगर हम यहां से ग्रीनविच रेखा को माने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, तो यहां पर आपको न्यूजीलैंड दिखाई देता है मोटा मोटा, हमारे जो मैप्स होते हैं नॉर्मली, राइट। तो वहां पर आप न्यूजीलैंड को यहां देखिए, 2 आइलैंड्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स। और न्यूजीलैंड की टेरिटरी है यहां पर देखो चथाम आइलैंड्स, और चथाम आइलैंड्स के अंदर यहां पर आप देखो इसके साउथ ईस्ट वाले रीजन में पिट आइलैंड है। और इसी पिट आइलैंड के बीचेस पर ये जो वेल है, स्पेड टूथ वेल, इसको देखा गया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जी बात ऐसी है कि ये वेल है ना, ये मछली साइज में बहुत बड़ी है, वेल की कैटेगरी अब आप समझ सकते हैं ना, बट दिखती बहुत कम है ना। इस वजह से आप यहां पर देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि IUCN की जो रेड लिस्ट है ना, इसमें इसको डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में डाला हुआ है कि भाई डेटा ही नहीं है, पता ही नहीं है कितनी है, संख्या ही नहीं पता पड़ती, बहुत ही कम दिखाई देती है। और अब की बार जो दिखाई दिया है उसमें 2 स्पेसिमन्स दिखे हैं। 2 स्पेसिमन का मतलब एक तो फीमेल थी, एक उसका काफ था, मतलब माँ और बेटा, या बच्चा कह दो, बेटा तो क्या बोलेंगे, खैर सॉरी, ठीक है, माँ और बच्चा है वो दिखाई दिए, जिनकी साइज माँ की तो लगभग 5.5 मीटर की थी और बच्चे की 3.5 मीटर लगभग, ऐसा कुछ बताया था। अब देखो इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। ये जो स्पेड टूथ का मतलब इस तरीके के, आप पावड़ा जानते हो ना, पावड़ा कितना तीखा होता है, तो उसकी स्ट्रक्चर के दांत, इस तरीके के दांत। अब आपको पता है ये वैसे भी कहते हैं ना कि मछलियां ही खाती हैं, वेल्स तो छोटी मछलियों को खा करके सर्वाइव करती हैं, तो उनके दांत भी फिर अकॉर्डिंगली होते हैं। सो द पॉइंट इज कि इनकी अगर बात करें तो इनका नाम जो है उनके दांतों की स्ट्रक्चर के नाम पे पड़ेगा, स्पेड टूथ वेल, ठीक है। इनकी बात करें तो इनका साइंटिफिक नेम है मीसोप्लोडॉन, मीसोप्लोडॉन ट्रेवर्सी, ठीक है, ये तो इनका साइंटिफिक नेम हो गया। और ये वेल की जितनी भी स्पीसीज हैं उनमें से सबसे कम दिखाई देने वाली स्पीसी है, सबसे कम जानी जिनकी जानकारी, और सबसे कम, अब सीधी बात है दिखाई कम देगी तो जानकारी कम आएगी। अब की बार कहां दिखा है? पिट्स आइलैंड, जो मैंने आपको बता दिया, पिट आइलैंड जो कि न्यूजीलैंड में है, वहां पर सबसे पहले आइडेंटिफाई हुई थी 1872, और उसी के आसपास के बीच में 2010 में ओपे बीच पर भी दिखाई दिया था, और अब की बार भी न्यूजीलैंड में ही दिखाई दिया है। तो मेजर जो है वो न्यूजीलैंड का ये जो आइलैंड है, इसका मतलब सदर्न पैसिफिक ओशियन वाले रीजन में आपको ये वेल दिख सकती है, ठीक है। स्ट्रक्चर शेप की बात करें तो इसकी शेप कैसी है? स्पाइंडल, जैसे एक रॉड हो लंबी सी, है ना, और चूंच निकली हुई है, बीक, है ना, ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा इनका डॉर्सल साइड का मतलब बैक साइड की अगर बात करें तो डार्क ग्रे या ब्लैक, ये ऊपर वाला देख लो, इनकी बैक साइड डार्क ग्रे या ब्लैक कलर है। फिर इनके बाद में अंडर साइड की बात करें तो उनका कलर व्हाइट मिल जाएगा, और उसके ऊपर भी आपको एक लाइट पैच दिखाई देगा। यहां पर आप देखो ये वाला व्हाइट कलर, और ये यहां पर लाइट कलर का मोर और लेस उसी कॉम्बिनेशन में एक व्हाइट पैच, और आंखों की तरफ भी आपको यहां पर एक पैच दिखाई दे जाएगा डार्क कलर का, ठीक है, ये छोटा सा आ गया है हुआ, ठीक है। तो ये इसकी कुछ फीचर्स हैं, ओके। इसके अलावा देखा जाए स्पेड टू टेल, या सॉरी वेल है, टेल नहीं है ना, ध्यान रख लेना, वेल है, इट्स वेल, ओके, टेल ही रह गया, डन। कंजर्वेशन स्टेटस मैंने बता दिया आपको, डेटा डेफिशिएंट है IUCN में, बट पैसिफिक ओशन में जो भी आइलैंड्स हैं, अब आपको पता है कितने सारे आइलैंड्स हैं, मल्टीपल, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये कई आइलैंड्स मिलकर के पैसिफिक आइलैंड्स बनते हैं। तो वहां पर एक MOU साइन हो रखा है उन आइलैंड्स के बीच में, कोई भी आप कह सकते हो सटेशियन एनिमल्स है ना, उनकी पॉपुलेशन कंजर्वेशन से रिलेटेड। सटेशियन क्या है? देखो डॉल्फिन, वेल, ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, वो ग्रुप जो है उसको सटेशियन बोल दिया जाता है, ठीक है। तो मोटी अगर बात करें तो यहां पर एक MOU साइन हो रखा है जिसके अंतर्गत इनकी कंजर्वेशन के लिए एफर्ट किए जाते हैं। तो कहने का मतलब कंजर्वेशन के लिए एफर्टफुल है पैसिफिक वाले जो स्मॉल आइलैंड्स है वो कंट्रीज, बट यहां पर IUCN में इसके रिलेटेड डेटा की बात है तो हमारे पास में प्रॉपर डेटा नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी स्पीसी आ जाती है, वो है एक प्लांट स्पीसी जो कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ साइंटिस्ट के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर आइडेंटिफाई की है, और इसका नाम क्या दिया गया है? एक तो इसका जीनस है, और दूसरा
एक बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पुराने साइंटिस्ट डॉक्टर सुधांशु शेखर दास, उनके नाम पर यह नाम दिया गया। अब देखो नाम कैसे हैं। ये तो आपका आ गया जीनस, जिसको हम बोलते हैं फ्लोगासेंथस। ठीक है, फ्लोगासेंथस सुधांशु शेखरी, है ना, नाम से एकदम इजी है, सुधांशु शेखरी। अब ये इस तरीके से नाम दे दिया गया। अब नाम देने के लिए देखो इस तरीके से फॉर्मूलाज निकाले जाते हैं। अच्छा, किस फैमिली से बिलोंग करती है ये जो प्लांट है? इसकी फैमिली है एक तरीके से एकेंथेशिया। ठीक है, एकेंथेशिया हम इसको बोल सकते हैं, एकेंथेशिया फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका जीनस क्या है आपका? फ्लोगासेंथस। ठीक है, फ्लोगासेंथस इसका जीनस है। अच्छा, फ्लोगासेंथस का ये केवल इकलौता प्लांट नहीं मिला है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसकी लगभग 13 डिफरेंट स्पीसीज मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर जीनस की। और प्राइमरीली कहां पर? नॉर्थ ईस्ट और जो ईस्टर्न हिमालयन रीजन है वहां पर ये मेजरली आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। फ्लोगासेंथस सुधांशु शेखरी, राइट, ये प्लांट की नई स्पीसी का पता पड़ा है। तो इस तरीके से फौना, दो तो एनिमल्स की बात करी और फ्लोरा, एक हमने प्लांट की बात कर ली। ठीक है, अब आपके लिए पिछले बार का जो क्वेश्चन था उसका आंसर कि हाँ भाई ऐसी कौन सी स्पीसी है जो कि फंगी कल्टीवेट करती है अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, है ना, फफूंद की खेती एक तरीके से मानो, तो वो है एंट। आंसर इज ए। बहुतों ने सही आंसर दिया था आप में से। और आज का जो क्वेश्चन है ये आपके सामने है, ध्यान से पढ़ना। गुच्ची के बारे में है, ये गुच्ची क्या है? ठीक है, परफ्यूम ब्रांड है भाई। ठीक है, बता देना क्या है क्या नहीं, आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगले फ्राइडे को नए हमारी स्पीसीज के साथ में, नए इश्यूज के साथ में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।